जब हम इंडिया की आजादी की लड़ाई के बारे में सोचते हैं तो गांधी, नेहरू और भगत सिंह जैसे जाने पहचाने चेहरे याद आते हैं। लेकिन इतिहास उन कहानियों से भी गहरा है जिन्हें हम जानते हैं। यह उन लोगों के बारे में भी है जो अंधेरे में रहे। आजादी की लड़ाई कुछ लोगों का काम नहीं थी, बल्कि यह एक बड़ा आंदोलन था जिसे अनगिनत अनसंग हीरोज ने चलाया था। उन्हीं में से थे सावरकर ब्रदर्स, एक ऐसा परिवार जिनके बलिदान और क्रांतिकारी जोश को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। उनकी कहानी सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे परिवार के बारे में है जिसने ब्रिटिश एम्पायर की ताकत को चुनौती देने की हिम्मत की। उन्होंने आर्म्ड रेवोल्यूशन में विश्वास किया, न सोच पाने वाली तकलीफें सही और एक ऐसा रास्ता बनाया जिस पर कम ही बात की जाती है। आज चलो जाने पहचाने चेहरों को एक तरफ रखते हैं और उन तीन भाइयों की कहानी जानते हैं जिन्होंने इंडिया की आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। सावधान रहें, सतर्क रहें और इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए तैयार हो जाएं। सावरकर ब्रदर्स गणेश, विनायक और नारायण महाराष्ट्र के भगूर में बड़े हुए एक ऐसे घर में जहां देशभक्ति जीने का एक तरीका था। शिवाजी और पेशवाओं की कहानियों से इंस्पायर होकर उन्होंने जल्दी सीख लिया कि आजादी एक हक है, एहसान नहीं। गणेश सबसे बड़े एक स्टेबल एंकर थे। विनायक जोशीले विजनरी। नारायण वफादार सबसे छोटे। उनका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उनका इरादा अटूट था। उन्होंने ब्रिटिश रूल को सिर्फ पॉलिटिक्स पर नहीं बल्कि इंडिया की आत्मा पर हमला माना। उनके लिए पिटीशंस बेकार थीं, सिर्फ एक्शन ही इंडिया की डिग्निटी को वापस ला सकता था। उनका घर क्रांति का पालना बन गया, जहां भाइयों ने अपने जीवन को इस मकसद के लिए समर्पित कर दिया। आने वाले खतरों से पूरी तरह वाकिफ थे। यह एक ऐसी लेगेसी की शुरुआत थी जो एक एम्पायर को हिला देगी। विनायक सावरकर का एक्टिविज्म कम उम्र में ही शुरू हो गया था। उन्होंने मित्र मेला ऑर्गेनाइज किया, एक सीक्रेट सोसाइटी जिसे कल्चरल क्लब के रूप में छिपाया गया था। यह जल्द ही अभिनव भारत सोसाइटी में बदल गया, एक सीक्रेट नेटवर्क जो ग्लोबल रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था, जिसका मकसद आर्म्ड रेजिस्टेंस था। सावरकर का इन्फ्लुएंस महाराष्ट्र से लंदन तक फैला, जहां उन्होंने हथियार और क्रांतिकारी लिटरेचर वापस इंडिया भेजे। लंदन में उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इंचेस लिखी, जिसमें उन्होंने विद्रोह को सिर्फ एक म्यूटनी नहीं बल्कि एक नेशनल रिवोल्ट के रूप में फिर से फ्रेम किया। ब्रिटिश ने पब्लिकेशन से पहले ही किताब को बैन कर दिया, लेकिन सावरकर के नेटवर्क ने पॉपुलर नॉवेल्स के रूप में छिपाकर कॉपियों को इंडिया में स्मगल किया। यह किताब भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के लिए जरूरी रीडिंग बन गई। सावरकर ने साबित किया कि आइडियाज हथियारों जितने ही खतरनाक हो सकते हैं। उनके शब्दों ने एक नई जनरेशन को जगाया, जिससे पेन तलवार से ज्यादा ताकतवर बन गया। क्रांति अब फुसफुसाहट नहीं थी, यह एक कॉल टू आर्म्स थी। ब्रिटिश ने जल्द ही पलटवार किया। बाबराव को खूंखार सेलुलर जेल भेजा गया और विनायक भी 50 साल की सजा के साथ पीछे पीछे गए। काला पानी एक बुरा सपना था, जबरदस्ती मजदूरी, आइसोलेशन और लगातार टॉर्चर जो स्पिरिट को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। कई कैदियों ने उम्मीद खो दी, लेकिन सावरकर रेजिस्टेंस का एक बीकन बन गए। उन्होंने भूख हड़तालें ऑर्गेनाइज की, कैदियों को एजुकेट किया और गुपचुप तरीके से सेल की दीवारों पर खरोंचकर लेसन शेयर किए। जंजीरों में भी उनका दिमाग आजाद रहा। उन्होंने पोएट्री लिखी, एक सीक्रेट लाइब्रेरी चलाई और साथ ही कैदियों को पढ़ाया। जेल उम्मीद का मकबरा नहीं बल्कि क्रांति का स्कूल बन गई। सावरकर की डिफाइंस ने सबसे अंधेरी जगह में भी आजादी की लॉ को जिंदा रखा। उनकी अटूट स्पिरिट ने दूसरों को सहने और विरोध करने के लिए इंस्पायर किया। काला पानी में ब्रिटिश ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक लेजेंड बना दिया। जेल में सावरकर ने मर्सी पिटीशंस लिखना शुरू किया, एक ऐसा कदम जिसे अक्सर सरेंडर के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन उनके लिए यह एक टैक्टिकल चाल थी, बाहर की लड़ाई में वापस आने का एक तरीका। शिवाजी के लेजेंडरी एस्केप की तरह सावरकर ने अपने कैप्टर्स को मात देने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल किया। यहां तक कि जब वह पिटीशन कर रहे थे तब भी उन्होंने रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज किया और कैदियों को एजुकेट किया। कन्फाइनमेंट में उनके विचार हिंदुत्व में क्रिस्टलाइज्ड हुए, एक धार्मिक सिद्धांत नहीं बल्कि कल्चरल यूनिटी के लिए एक कॉल। उन्होंने एक हिंदू को ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में डिफाइन किया जिसने इंडिया को पैट्रियट और होली लैंड दोनों के रूप में देखा, जिसका मकसद एक डिवाइडेड नेशन को यूनाइट करना था। सावरकर का मानना था
कि सिर्फ एक यूनाइटेड इंडिया ही फॉरेन डोमिनेशन का विरोध कर सकता है। उनकी आइडियोलॉजी तकलीफों से पैदा हुई थी, जिसका मकसद डाइवर्सिटी से ताकत बनाना था। सालों जेल में रहने के बाद सावरकर एक बदले हुए इंडिया में लौटे, एक ऐसा इंडिया जहां नॉन वायलेंस अब पॉलिटिकल स्टेज पर हावी था। उन्होंने सोशल रिफॉर्म और नेशनल डिफेंस के लिए जोर दिया, लेकिन उन्हें लगातार साइडलाइन किया गया। सबसे गहरा झटका गांधी के हत्या के बाद आया, जब सावरकर पर कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगा, फिर उन्हें बरी कर दिया गया। उनके बरी होने के बावजूद कलंक लगा रहा और उनके योगदान को टेक्स्ट बुक्स और पब्लिक मेमोरी से मिटा दिया गया। उनके बलिदान पॉलिटिकल डिफरेंसेस और कंट्रोवर्सी से ढंक गए। वह आदमी जिसने इंडिया की आजादी के लिए काला पानी सहा, आजाद इंडिया में एक पारिया बन गया। उनकी कहानी को हाशिए पर धकेल दिया गया, उनकी लेगेसी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। फिर भी इंडिया की सॉवरेनिटी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, यहां तक कि आइसोलेशन में भी कभी नहीं डिगी। क्या सावरकर ब्रदर्स अनसंग हीरोज हैं? बिल्कुल। उनके बलिदान और क्रांतिकारी स्पिरिट ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के एक जरूरी, अक्सर अनदेखे चैप्टर को शेप दिया। उन्हें पहचानना दूसरे लीडर्स को कम नहीं करता, यह हमारे इतिहास को पूरा करता है। आजादी की लड़ाई डाइवर्स थी, जिसमें कई रास्ते और आइडियोलॉजी थी। क्रांतिकारियों को भूल जाना हमारी कहानी को अधूरा छोड़ देता है। सावरकर की लेगेसी को फिर से देखना हमें यह सवाल करने के लिए चैलेंज करता है कि इतिहास कैसे लिखा और याद किया जाता है। सावरकर को ऑनर करना सभी भूले हुए फ्रीडम फाइटर्स के लिए जस्टिस का एक एक्ट है। उनकी हिम्मत हमें याद दिलाती है, आजादी कुछ लोगों ने नहीं, बल्कि कई लोगों ने जीती थी।